हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज की क्लास में। चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या कुछ खास होने वाला है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि हाल ही में इसरो ने द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है। मतलब ध्यान रखेंगे, द्रव और तापीय विज्ञान को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान केंद्र स्थापित करना है, और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए हमने किसके साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है। बताएंगे आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर। चलिए आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो भाई आईआईटी मद्रास की अगर बात करें, आईआईटी मद्रास की अगर बात करी जाए तो भाई आईआईटी मद्रास तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी। अब ध्यान दो, यहाँ पे आईआईटी मद्रास के साथ जो है समझौता तो किया है, लेकिन देखो यहाँ पर बात करूँ मैं इसरो की, तो भाई ये काम करा है इसरो के साथ। तो जो इसरो है, इसरो की बात करी जाए, ये समझौता किसने करा है, आप कहोगे जी ये समझौता करा है इसरो ने। ठीक है, अच्छा ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो है ऐसा सामने क्यों आया है, इन्होंने इसरो ने इसको लेकर के क्यों एग्रीमेंट किया है। तो जो प्रक्षेपण यान है इनकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए, तो इसरो ने जो हमारा प्रक्षेपण यान है, प्रक्षेपण यान की चुनौतियों का सामना करने के लिए, और दूसरी चीज है कि भाई इनको कम करने के लिए यहाँ पे हमने इसरो ने समझौता करा है। मैंने आपको इसरो के बारे में बताया था, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और इसरो के हेड की अगर बात करूं तो कौन हो जाएंगे, एस सोमनाथ हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, एस सोमनाथ, ये इसरो के हेड हो जाएंगे। तो भाई अभी जो है आईआईटी मद्रास की बात करें, आईआईटी मद्रास के साथ जो है ये अनुसंधान द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। और भाई करा किसने है, तो ये करा है इसरो ने। ठीक है, इसरो ने एग्रीमेंट करा है आईआईटी क्या बोलते हैं मद्रास के साथ। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आज आपके स्टैटिक क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, चलिए क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ पे। चलिए, हाल ही में 15 जिलों में नार्को अपराधियों के खिलाफ किसने ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपके एग्जाम में देखने के लिए 100% मिलेगा, किसी भी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। देखो अभी हाल फिलहाल में 15 जिलों में जो है, अब आपको पता है नार्को अपराधियों के लिए जो है इन्होंने नार्को अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया है। अच्छा एक बात बताओ, ये चलाया किसने पहले, नई दिल्ली ने चलाया है, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, या फिर जम्मू कश्मीर ने। चलिए देखो इसका सही आंसर आप मुझे बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि ये जो ऑपरेशन कवच 6.0 है, इसकी बात करें, ऑपरेशन कवच की बात करें, अच्छा एक कवच प्रणाली है और ये डिफेंस प्रणाली है, किसने चलाई है बताएंगे जरा, किसके बीच। तो भाई कवच जो है 6.0 की बात करूं तो 6.0 या 6.0 ये जो है भाई ये चलाया है आपका दिल्ली ने। किसने ये चलाया है, नई दिल्ली ने। और नई दिल्ली में 15 जिलों में जो है नार्को अपराधियों को, यानी कि जो क्या बोलते हैं दिल्ली के 15 जिलों में चलाया गया है, ये 15 जिलों में, दिल्ली के 15 जिलों में चलाया गया है। और किस लिए, मादक पदार्थों की जो तस्करी है इस पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, चलाया क्यों गया है, जो मादक पदार्थ हैं इन मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, इनकी भाई तस्करी को रोकने के लिए इसको चलाया गया है। और दूसरी बात यहाँ पर करें तो आप कहोगे कि जो नार्को अपराधी हैं, नार्को अपराधी पर लगभग लगान लगाने के लिए, ताकि वो भाई नार्को अपराधी इसको और आगे ना बढ़ा सकें, है ना। तो मादक पदार्थ, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे आप देखते हो क्या बोलते हैं, जैसे अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो तंबाकू गुटखा, ये तो बड़े छोटे लेवल के हैं, जैसे हेरोइन होता है, हेरोइन है,
या फिर मैं कहूँ अफीम, अफीम है, गांजा है, गांजा है। तो ये जो है बहुत बड़े लेवल के नशे के प्रोडक्ट होते हैं, तो इन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली ने चलाया है और इसमें बहुत सारे लोगों को लगभग गिरफ्तार भी किया गया है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ये चलाया है नई दिल्ली ने। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान में रखें। ये हैं, चलिए ये दिल्ली पुलिस के द्वारा कारनामा करा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? देखो अभी हाल फिलहाल में जो है इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग ने जो है भाई मिलकर के एक सम्मेलन करा है। ठीक है, कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है, दोहा में, रियाद में या मस्कट में? आंसर बताते हुए चलेंगे, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, इसकी बात करूं तो ध्यान में रखेंगे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है, तो जो OIC है इसको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ध्यान में रख लेंगे आप। ठीक है, चलिए क्या बोलते हैं इसके बारे में आप मुझे बताएंगे यहाँ पर। तो इन्होंने जो है यहाँ पर जो हमारा इस्लामिक सहयोग संगठन है, इसने किसके साथ मिलकर के? अरब लीग के साथ मिलकर के। किसके साथ मिलकर के? अरब लीग के साथ मिलकर के। जो अरब लीग है इसके साथ मिलकर के भाई यहाँ पे इन्होंने एक शिखर सम्मेलन करा है। ठीक है, क्या करा है? अच्छा, अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर मुझे बताएंगे। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा काहिरा में। काहिरा, और काहिरा कहाँ पड़ता है आपका? मिस्र में पड़ता है। कहाँ पर? मिस्र, है ना, मिस्र में। कब स्थापित हुआ था ये? तो आप कहोगे हुआ था 1945 में। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो वही ये जो है जो इस्लामिक सहयोग संगठन है और इसके साथ में जो अरब लीग है, इन दोनों ने मिलकर के। अच्छा, इसके बारे में भी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, इसकी भी बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1969 में स्थापना होती है इसकी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर है जेद्दा, सऊदी अरब में। कहाँ पर हो जाएगा? जेद्दा, सऊदी अरब में। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के सम्मेलन करा है। अब बात करें इस सम्मेलन की, तो इसकी थोड़ी इनकी इंफॉर्मेशन होगी। अब इस सम्मेलन की अगर बात करें, जो सम्मेलन इनके बीच में हुआ है, ये जो सम्मेलन है ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है रियाद में। रियाद कहाँ पर? सऊदी अरब में। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान में रखनी है। इस्लामिक सहयोग संगठन अरब लीग में संयुक्त शिखर सम्मेलन किया गया है। और भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ है आपका रियाद में। रियाद कहाँ पर? तो आप कहोगे ये रियाद संयुक्त, ये हुआ है आपका सऊदी अरब में। ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, कुछ और यहाँ पे मैंने अभी ये जो क्वेश्चन कराया था ऑपरेशन, आप मुझे कुछ ऑपरेशन बताएंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, याद आ गए हैं तो आप बताएंगे। ठीक है, चलो कुछ ऑपरेशन है। जैसे बात करूँ ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ पर हुआ है? ऑपरेशन सर्वशक्ति, इसके बारे में बताएंगे। साथ में ऑपरेशन संकल्प के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, और साथ में ऑपरेशन, एक ऑपरेशन चला था अभी 6-7 महीने पहले, बॉम्बे बाकी, बॉम्बे बाकी, बॉम्बे बाकेट, इसके बारे में कहाँ चला था ये। और एक ऑपरेशन बड़ा पुराना रहा है, बताएंगे इसके बारे में, ऑपरेशन विजय के बारे में। चलिए एक ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में बताएंगे, इंद्रावती। और एक बताएंगे क्या बोलते हैं ऑपरेशन सद्भाव के बारे में। चलिए देखो, सबसे पहले ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करें तो ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है ये चला था भाई आपका
ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और आपको पता है जो पीर पंजाल श्रृंखला है, जो जम्मू कश्मीर में जो पीर पंजाल श्रृंखला है, तो पीर पंजाल श्रृंखला से ना चाइना और पाकिस्तान के जो हमले होते हैं, इन पाकिस्तानी हमलों को जो है, इनकी जो आतंकी जो गतिविधियां हैं, इस श्रृंखला पर जितने भी आतंकी गतिविधि होती हैं, तो इन आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया। और इसको जो है किसको काउंटर करना था? तो मैं कहूँ कि भाई आतंकी गतिविधियों को, है ना, जम्मू कश्मीर में चलाया गया। ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो भाई ये भारतीय नौसेना ने चलाया था। किसने चलाया था? ये चलाया है नौसेना का है, और नौसेना का है। लेकिन आपको एक पता होगा INS त्रिकंद जहाज था, है ना, तो किसके प्रोटेक्ट के लिए? तो ये INS त्रिकंद है, इस त्रिकंद के प्रोटेक्ट के लिए चलाया गया था, है ना। चलिए, इसकी देख रेख के लिए साथ में एक ऑपरेशन था बॉम्बे बॉकेट। आपको पता होगा INS जो है, जब ये मालवाहक जहाज था एक, और माल लेके जा रहा था, तो इस पे जो अटैक हुआ था उसकी सुरक्षा के लिए, है ना। ऑपरेशन बॉम्बे बॉकेट कहाँ चला है? तो ऑपरेशन बॉम्बे बॉकेट आपको पता चला होगा भाई ये उत्तराखंड में चला है। और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, अगस्त नहीं, मतलब अप्रैल की बात थी, अप्रैल मई में, हाँ अप्रैल मई की बात है, लगभग अप्रैल मई में जो है उत्तराखंड में, जब उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही थी, तब बॉम्बे बॉकेट यहाँ पे चलाया गया था, ठीक है। और इसके बाद में एक और आता है यहाँ पे, यानी कि उत्तराखंड में आग को लेकर के था, वनों की आग को लेकर के। ऑपरेशन विजय की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेशन विजय आपको पता होगा भाई ये चला है इजराइल में। कहाँ पर? इजराइल में। और इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो भाई ये चला था हैती में, है ना, हैती में। और इसके बाद में ऑपरेशन सद्भाव की बात करूं तो भाई ये जो है आपको पता है टाइफून माफी के लिए चला था, है ना, टाइफून माफी के लिए। चलिए, तो ये कुछ ऑपरेशन है, आप थोड़ा सा इनको भी ध्यान में रखेंगे, और जितने नए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ पूछी थी, कवच। तो मैंने कहा था कि भाई जो कवच प्रणाली है, ये कवच प्रणाली किसने शुरू करी है? तो आपको पता होगा ये रेलवे के द्वारा शुरू करी गई है, रेलवे के द्वारा। और ये 2 ट्रेनों की जो टक्कर है इनको रोकने के लिए, है ना, 2 ट्रेनों में टक्कर ना हो, इसीलिए यहाँ पे जो कवच प्रणाली है इसको शुरू किया गया है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है? देखो, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन लगभग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्टार मार्क ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसके बारे में बताएंगे, भाई गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल को पहली महिला बटालियन के रूप में मंजूरी दी है? इसका सही आंसर बताएंगे ITBP, या फिर BSF, CISF, या फिर ICG। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे CISF इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करें यहाँ पे, जो हमारी क्या बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स होती है, CISF की बात करूँ, CISF इसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब ये कहाँ लगाई जाती है? आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे मेट्रो पर, जो मेट्रो है, मेट्रो पे जो पुलिस होती है वो CISF की होती है, क्योंकि ये क्या है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ना, मेट्रो में। या फिर मैं कहूँ कि जो एयरपोर्ट होते हैं, इन एयरपोर्ट की बात करें तो जो ये एयरपोर्ट हैं, इन एयरपोर्ट पर भी यही फोर्स लगाई जाती है ना। चलिए, तो भाई ये CISF के जवान वहाँ पर तैनात किए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे कहें कि भाई इसकी स्थापना कब होती है? अब इसकी स्थापना की बात करें तो भाई इसकी स्थापना होती है 1969 के टाइम पर, 1969 में इसकी स्थापना होती है। और इसके वर्तमान में अगर हेड की बात करूं, इसके हेड, तो वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? ये होंगे राजविंदर सिंह भट्टी। कौन होंगे? ये हैं राजविंदर सिंह भट्टी, ठीक है। और ये IPS हैं, क्या बोलते हैं, 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं ये राजविंदर सिंह भट्टी, जो CISF के चेयरपर्सन है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है, इसको स्टार मार्क करेंगे। जो पहली महिला बटालियन है ना, ये कैसी है? तो
चलो इसे देखेंगे भाई, ये कैसी गृह मंत्रालय ने पहली महिला बटालियन का गठन करा है। तो भाई अच्छी बात तो ये है कि ये जो है पहली महिला बटालियन है। कैसी है भाई? पहली महिला बटालियन है ये। चलो पहली महिला बटालियन है। अब यहाँ पे इसमें कितने कर्मी लगभग शामिल किए गए हैं? 1025 कर्मी जो हैं इसमें लगभग शामिल किए गए हैं। 1025 कर्मी शामिल किए गए हैं। और ये कौन सी? तो ये 13वीं रिजर्व बटालियन बनी है। कौन सी बनी है? ये आपकी 13वीं रिजर्व बटालियन बनी है। ठीक है। अब एक सवाल मुझे बताएंगे, CISF की जो है पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? तो इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन थी? और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो भाई कौन थी? नीना सिंह। आप सबको पता होगा, इनका नाम था नीना सिंह। नीना सिंह, ठीक है। ये नाम आपके लिए इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए पहला, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जो है पहली महिला बटालियन को 13वीं बटालियन के रूप में चलिए अपॉइंट करा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? 55वां आपका जो है 55वां यहाँ पे IFFI 2024 सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भाई दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? पहली बात तो भाई क्या है ये IFFI? ये क्या चीज़ है? इंटरनेशनल, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये है भाई आपकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ना, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? यहाँ देखेंगे IFF के क्वेश्चन। सबसे पहले भाई इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो भाई इसका आयोजन हो रहा है गोवा में। कहाँ पर आयोजन हो रहा है? गोवा में होगा। ठीक है, चलिए तो अच्छे, यहाँ पे मैंने ये इंडिया की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में। तो मैंने कहा IFFI 2024 में सत्यजीत से जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसे किसे दिया जाएगा? आयोजन गोवा में होगा। ये फिलिप नॉइस को दिया जाएगा अवार्ड, या हांगकांग को, निहॉन जो हिदाक्यो है इनको, विक्टर एम्ब्रोज को। तो भाई करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए भाई अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो भाई ये इसका आयोजन गोवा में होगा। और जो आपका ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड है, जो आपका यहाँ पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड है, लाइफ टाइम अवार्ड है, ये किसे दिया जाएगा? तो भाई ये अवार्ड जो है किसके नाम किया जाएगा? ये किया जा रहा है फिलिप नॉइस के नाम, फिलिप नॉइस के नाम ये अवार्ड करा जा रहा है। ठीक है। और ये कहाँ के हैं फिलिप नॉइस? तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक हैं। कहाँ के हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसे भी, ये ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक होंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी भाई ये आयोजन तो किया गया है, लेकिन ये क्या किसी थीम के ऊपर रखा जाता है? अगर इसकी मैं थीम की बात करूं तो किस थीम के ऊपर रखा जाता है? ये युवा फिल्म, इसकी थीम हो जाएगी युवा फिल्म निर्माता, युवा फिल्म निर्माता और भविष्य अभी। ठीक है, भविष्य अभी। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ कि जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड है चलो यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सत्यजीत रे जो आपका लाइफ टाइम अवार्ड है, तो ये पहली सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट किसको दिया गया? ये थी पंथेर पांचाली। कौन थी भाई? पंथेर पांचाली को दिया गया, पंथेर पांचाली को। और इनकी बात करें तो भाई इन्हें आपको पता होगा 1992 की बात करूं, इसी के टाइम पे इनको भारत रत्न भी मिला था।
भारत रत्न भी मिला है। और साथ में इनको इसी टाइम की बात करें 1992 पे इन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। कौन सा? इन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। और ये एकमात्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है पाने वाले भी हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखेंगे। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिलिप नॉयस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए भैया बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे शासन परियोजना विवाद का संबंध किससे है? अभी देखो बहुत ज़्यादा चर्चा में एक शासन परियोजना विवाद है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। और इसको लेकर के ही मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, क्योंकि ये 2 स्टेट का मुद्दा है। और इस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी खैर देखते हैं क्या कहता है, लेकिन ये बड़ा चर्चा में है। आप मुझे बताएंगे भाई ये कहाँ किन का है? ये पंजाब और हरियाणा का मुद्दा है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का है, पंजाब और उत्तराखंड का है। इतनी बात तो तय है कि किसी न किसी विवाद जो है ये किसी न किसी सोर्स या मैं कहूँ कि प्राकृतिक क्षेत्र को देखते ही विवाद होगा, है ना। चलो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो भाई ये मुद्दा है हमारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब का। हिमाचल प्रदेश और पंजाब इन दोनों के बीच में शासन परियोजना को लेकर के विवाद चल रहा है। ठीक है, अब देखो बात करें यहाँ पे हम लोग शासन परियोजना की, बात करें यहाँ पे शासन परियोजना की, तो जो शासन परियोजना है इसकी बात करें स्टूडेंट्स, तो जो शासन परियोजना है ये जो है 2 राज्यों को लेकर के विवाद में है भाई। एक तरफ तो है हिमाचल प्रदेश और एक तरफ है आपका पंजाब। अब है क्या चीज़ जो इन दोनों को लेकर के ये परियोजना अब विवादित है? तो ये परियोजना इन दोनों को लेकर के विवादित है और विवाद का जो अधिकार है बना हुआ है, क्योंकि एक भाई नदी है जिसका नाम है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक व्यास नदी है ना। और जो ये व्यास नदी है, इस व्यास नदी की सहायक नदी है एक, और उसकी सहायक नदी का नाम है आहल नदी। क्या नाम है इसकी? सहायक नदी है, इसका नाम है आहल नदी। अब आहल नदी जो है भाई ये है आपकी मंडी में। कहाँ पर है? मंडी, और मंडी है आपकी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर है। और इस आहल नदी की बात करूँ, इस आहल नदी पर एक परियोजना बनी हुई है। ठीक है, और इस परियोजना की बात करूँ तो भाई ये 110 मेगावाट की बात करें, इतने की बिजली बनाती है लगभग, है ना, इतने की बिजली बना रही है। तो भाई इसको लेकर के यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है वो भी, और साथ में पंजाब कहता है कि भैया ये हमारे क्षेत्र में है और इसका लाभ हमें मिलना चाहिए। इसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं चर्चा में बनी हुई है। अब देखो यहाँ पे एक नाम आया है व्यास नदी। व्यास नदी की बात करूँ तो व्यास नदी पर आपको पता होगा एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है पोंग बांध। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, पोंग बांध। तो आपको ध्यान में रखना है कि व्यास नदी की सहायक नदी आहल नदी जो मंडी में हिमाचल प्रदेश में है, 110 मेगावाट की बिजली परियोजना है ये। इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश और पंजाब में विवाद है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। नज़ारा ये है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में इगास दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? अब ये भाई हिमाचल प्रदेश में हुआ है, पंजाब में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। इगास दीपावली की बात करें या दिवाली उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? चलिए देखो, अगर बात करूँ मैं यहाँ पे इगास दीपावली उत्सव की बात करें हम यहाँ पे आपसे इगास दिवाली की, इगास दिवाली कह लो या फिर इसको आप कह सकते हो बूढ़ी दिवाली भी कह सकते हो, बूढ़ी दिवाली भी कह लो, या फिर आपको इसको बूढ़ी दिवाली नहीं कहना है, इगास दीपावली कह लो। एकादशी भी कह सकते हैं ना, एकादशी को भी एकादशी, लास्ट एकादशी भी। ठीक है, तो भाई ये जो है उत्सव या फेस्टिवल होता है, और ये होता कहाँ पर है? तो भाई ये फेस्टिवल होता है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर होता है? ये होता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्यों होता है भाई? तो देखो इसके थोड़े से इसके बारे में जानते हैं। ये जो इगास है, ये इगास होता है कार्तिक मास की जो क्या बोलते हैं अमावस्या आती है उस रात को, यानी कि कार्तिक मास की जो अमावस्या है, इसको अमावस्या को
ये उत्सव मनाया जाता है। ऐसा कार्तिक मास की जो दीपावली है उस अमावस्या को ये। अब जब पूरे देश की बात करूं, जहां पूरे देश में भारत में जिस दिन दीपावली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, उसके 11 दिन बाद जो है, उसके 11 दिन बाद ये उत्तराखंड वाले लोग दिवाली मनाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिस दिन क्या बोलते हैं, देखो हम तो दिवाली इसलिए मनाते हैं कि राम भगवान जो थे वो वनवास से वापस आए थे। अब जब अयोध्या में जिस दिन भगवान आ गए, जिस दिन अयोध्या में आ गए, उसी दिन सब पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है, पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन ये जो खबर थी, ये सूचना जो थी, ये सूचना उत्तराखंड में 11 दिन लेट पहुंची। और 11 दिन लेट पहुंचने के बाद, यानी कि 11 दिन लेट पहुंची, तो उन लोगों ने उसी दिन दिवाली मनाई और इसे हम इगास दीपावली कहते हैं। तो भाई 11 दिन बाद जो उत्तराखंड में फेस्टिवल मनाया जाता है, लाइट का फेस्टिवल होता है, देखेंगे इस प्रकार से, ये इगास फेस्टिवल है और इसे ही बोला जाता है भाई यहाँ पे इगास दीपावली या बूढ़ी दीपावली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, देखेंगे यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ करेंगे? अब देखो बोडोलैंड आपको ध्यान में आ रहा, बोडो जनजाति भी है ना। चलो, तो भाई बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और पहला महोत्सव होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। थोड़ा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। जो चीज़ पहली पहली होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए स्टार मार्क कर लेंगे। चलो, असम में होगा ये फेस्टिवल, नई दिल्ली में होगा ये महोत्सव का उद्घाटन, पश्चिम बंगाल में या फिर चंडीगढ़ में। तो भाई इसका सही आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का नई दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, नई दिल्ली में ये महोत्सव मनाया जाएगा। चलिए अब देखो बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं बोडोलैंड महोत्सव की। ध्यान रखेंगे, बोडोलैंड महोत्सव। अब भाई ये जो महोत्सव है, बोडोलैंड जो महोत्सव है, इसकी अगर बात करें तो बोडोलैंड महोत्सव आपका ये जो है, इसको पहली बार मनाया जा रहा है। कब? इसका शुभारंभ, फर्स्ट टाइम इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और भाई इसका शुभारंभ किसके हाथों से किया जा रहा है? तो ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, पीएम मोदी के द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अब भाई ये है किसका? तो दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो भाई ये जो है यहाँ पे जो बोडो जनजाति है इसका है, बोडो जनजाति का है। ठीक है, बोडो जनजाति का, और बोडो जनजाति का तो है, कहाँ किया जा रहा है? तो भैया नई दिल्ली खेल परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर होगा इसका आयोजन? इसका आयोजन होगा नई दिल्ली खेल परिसर में, है ना, खेल परिसर में इसका आयोजन होगा। दूसरी बात आती है तो भाई इसकी थीम क्या रखी होगी? तो चलिए इसकी थीम की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं इस महोत्सव की थीम क्या रखी है। तो भाई देखो इस महोत्सव की थीम क्या रखी है, समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव, शांति और सद्भाव इसकी थीम है। ये भी इम्पोर्टेंट है, समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव जो बोडोलैंड महोत्सव है इसकी थीम रखी गई है। अब देखो एक बात और समझ में आती है कि ये बोडो, अच्छा एक बात बताओ, हमारी जो 8वीं अनुसूची है, हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची की बात करूं तो भाई सबसे पहले इस अनुसूची की बात करें, इस अनुसूची में जो है सबसे पहले आप देखेंगे क्या बोलते हैं 14 भाषाएं थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करूं तो भाई वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं आप मुझे बताएंगे, और आपको मैं अब बता दूं यहाँ पे क्या बोलते हैं 24 भाषाएं। चलो तो अब वर्तमान की बात करें तो भैया 24 भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ क्या बोलते हैं 19वीं भाषा, 20वीं, 21वीं, 22वीं, ये कौन कौन सी भाषाएं थी? तो ये 92वां संविधान संशोधन होता है, इसमें सारी भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? चलिए यहाँ लिख देती हूँ इधर, 19वीं भाषा, 20वीं कौन सी थी, 21वीं और 22वीं भाषा।
सबसे पहले 19वीं थी बोडो, बोडो भाषा, 20वीं थी डोगरी भाषा, और बोडो डोगरी आती, इसके बाद में मैथिली, और इसके बाद में आती है संथाली। और ये चारों भाषाएं कब जोड़ी गई? ये 92वां संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन पर ये चारों भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, इतनी चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। चलो भाई आगे बात करते हैं। मोदी जी ने यहाँ पे बोडो जो महोत्सव है इसकी शुरुआत कर दी है, और किस थीम के साथ करी है? तो ये भी ध्यान में रखना है, समृद्ध भारत के लिए शांति सद्भाव को लेकर के इन्होंने भाई इस थीम के साथ महोत्सव शुरू करा है। सवाल नंबर 9, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जेनवाइज, ये जो है यूपीआई किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो पहली बात देखो, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान है। अभी तक हर बैंक क्या कर रही थी? हर बैंक सबको ध्यान में रख रही थी, वरिष्ठ यानी कि जो वृद्धजन है उनको ध्यान में नहीं रख रही थी। वृद्धजनों को देखते हुए पहला प्रयास है ये, है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए बताएंगे, पंजाब नेशनल बैंक ने प्रयास किया है, या फिर केनरा ने, एक्सिस बैंक ने, या फिर यहाँ पे आईसीआईसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने। तो भाई किस बैंक ने ऐसा प्रयास किया है? चलिए बताएंगे यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा। तब तक मैं बात कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे आप लोगों से बात किसकी हो रही है? तो भाई यहाँ पर बात हो रही है आपकी जेनवाइज की। किसकी हो रही है? जेनवाइज की, जेनवाइज। अब जो ये जेनवाइज है, अगर इसकी बात करें तो भाई ये क्या है? जेनवाइज एक पहल है ना, यानी कि ये क्या है? एक भुगतान प्रणाली है। तो जेनवाइज की बात करें तो भाई जेनवाइज यूपीआई जो है सिस्टम है एक प्रकार की, यानी कि ये एक पहल है या एक प्रणाली, बात करें प्रणाली है या पहल है, सिस्टम है। इसको लॉन्च किया है, किसके लिए लॉन्च किया है? तो जी ये लॉन्च किया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक, इनके लिए इसको लॉन्च किया गया है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, अब ये क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च क्यों किया गया है? क्योंकि भाई वो सरलता से, बहुत आसानी से जो है वो डिजिटल का भुगतान कर सकें, आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकें, इसीलिए तो डिजिटल भुगतान कर सकें, है ना, इसलिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ध्यान, तो यहाँ से शुरू किसने करा है? एक्सिस बैंक के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो तो भाई यहाँ पे जो आपके जेनवाइज है, ये यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसके द्वारा शुरू की गई पहल है, और इसमें वृद्धजन बड़े आसानी से जो है यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फॉर्च्यून की पहली 10 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में टॉप स्थान किसको मिला है? अब देखो फॉर्च्यून की एक लिस्ट आई है, और भाई फॉर्च्यून की इस लिस्ट में जो है 100 पावरफुल आदमी, पूरे वर्ल्ड के 100 पावरफुल आदमी इसमें भैया शामिल किए गए हैं। चलो तो पहला स्थान यहाँ पे जेनसन हुआंग को मिला है, एलन मस्क को मिला है, सत्य नडेला को, या मुकेश अंबानी को। चलो भैया तो देख लेते हैं यहाँ पे किसको कौन सा स्थान मिला है आखिरकार। चलो सबसे पहली बात करूँ तो भाई 100 मोस्ट पावरफुल आदमियों की बात हो रही है। मोस्ट पावरफुल क्या बोलते हैं, पर्सन की बात इसमें हो रही है, मोस्ट पावरफुल पर्सन। ठीक है, 100 मोस्ट पावरफुल पर्सन की बात करें तो भाई यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर कौन रहे हैं? तो फर्स्ट नंबर पर रहे हैं एलोन मस्क रहे हैं। ठीक है, ये तो पहले नंबर पर आए हैं। अब एलन मस्क पहले नंबर पर आए हैं, आपको इनके बारे में पता होगा। एक तो जो अभी मेटा चल रहा है ना, मेटा, और साथ खास करके मैं कहूँ ट्विटर, जिसको हम कहते हैं एक्स, एक तो इनकी कंपनी ये है, एक्स है ना इनकी कंपनी, एक तो और कौन सी है भाई इनकी कंपनी, और एक इनकी कंपनी आप देखेंगे स्पेस एक्स भी इनकी कंपनी है, स्पेस एक्स भी इनकी कंपनी है, और कौन सी है? टेस्ला भी तो इन्हीं की है, टेस्ला। तो भाई इन सब के मालिक हैं, और ये 100% जो है यहाँ पे सबसे पावरफुल है ना। तो भैया ये आए हैं फर्स्ट नंबर पर।
अच्छा, अब बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो भाई हमें ये तो पता है कि पूरे वर्ल्ड में तो ये हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या भारत का कोई भी इंसान है जो इसमें शामिल हुआ है 100 में? बिल्कुल। इस 100 मोस्ट पावरफुल पर्सन की लिस्ट में बात करें तो भाई यहाँ पे एक नंबर आता है 12वां नंबर, और ये मिला है मुकेश अंबानी को। किसको? ये मिला है मुकेश अंबानी को। तो भारत जो है, मुकेश अंबानी, इनको स्थान मिला है 12वां, तो भारतीय जो है यहाँ पे 12वें नंबर पर शामिल हुए हैं। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एलन मस्क हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला की बात करें, साथ में मुकेश अंबानी की बात करें, तो भाई ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे और कल मैं स्टैटिक चीज़ें भी इसमें ऐड कर दूंगी। आज के लिए थैंक यू। ठीक है।